नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। हमने पिछली कक्षा में प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में सामान्य जानकारी देखी कि उसके आदर्श राज्य में प्लेटो क्या क्या आधारभूत स्तंभों की चर्चा करता है, आधारभूत तत्वों की चर्चा करता है। तो उसमें वर्ग विभाजन वो करते हैं कि समाज में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग, तीन वर्गों में वो समाज का डिवीज़न करते हैं। और वो आदर्श राज्य तभी होगा जब उसमें न्याय की स्थापना हो। तो न्याय सिद्धांत की वो चर्चा करते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय की वो चर्चा करते हैं। फिर उसमें एक आदर्श शिक्षा योजना भी वो प्रस्तुत करते हैं। पहले एथेंस स्पार्टा की मुख्य जो शैक्षिक प्रणाली थी उनकी चर्चा करते हुए, उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करते हुए एक शैक्षिक पाठ्यक्रम, आदर्श शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वो। और वो उसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की चर्चा करते हैं। इस तरह से 6 साल से 20 साल तक प्रारंभिक शिक्षा है और 20 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक उच्च शिक्षा, और 35 से 50 तक 15 साल की व्यवहारिक शिक्षा की वो चर्चा करते हैं। सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले व्यक्ति तेरे मेरे के भावना में आकर स्वार्थ के पीछे वशीभूत होकर के अपने कर्तव्य से डिग सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक उल्लेखनीय साम्यवादी व्यवस्था प्रस्तुत की है, जिसमें वो संपत्ति साम्यवाद और नारी साम्यवाद की चर्चा करते हैं। और शासक कैसा होगा, वो दार्शनिक राजाओं के शासन की वो चर्चा करते हैं। इसके बाद उस आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है, द एंड ऑफ आइडियल स्टेट। तो उस आदर्श राज्य में उसके उद्देश्यों की चर्चा प्लेटो एक एक बिंदु से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का निर्माण किया है वो हमने पहले भी जाना कि न्याय की प्राप्ति के लिए किया है। अतः आदर्श राज्य का मूल उद्देश्य क्या होगा, न्याय की स्थापना करना। जब उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग बिना एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, तब न्याय का आविर्भाव होता है, न्याय की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है कि तीनों वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्हें ज्ञान कैसे हो, इसके लिए प्लेटो एक सामान्य और राजनियंत्रित शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन करता है। लेकिन शिक्षा द्वारा मनुष्यों का आचरण सुधरने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए उसने सैनिक वर्ग, शासक वर्ग के लिए साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उसके अनुसार जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है वो व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से वंचित रहेंगे। इस प्रकार ये जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में वो दो वर्गों को शामिल करता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो ये जो संरक्षक वर्ग है संपत्ति के लोभ और परिवार की माया से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से कर पाएंगे, और तीनों वर्गों के अपने कार्यों के संपादन करते रहने से आदर्श राज्य में सदा न्याय बना रहेगा। इसलिए आदर्श राज्य वह मशीन है जो न्याय रूपी धुरी पर घूम रही है। तो आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या हुआ, न्याय की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य आनंद। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नागरिकों के सुख और आनंद पर अधिक बल देता है। उसका ये कहना है कि राज्य का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, और चूंकि जो राज्य है वो व्यक्तियों से निर्मित है, उसका निर्माण व्यक्तियों से हुआ है, तो व्यक्तियों के आनंद में ही राज्य का आनंद निहित है। और जिस राज्य में नागरिक सुखी नहीं है वह राज्य भ्रष्टाचार, आतंक और स्वार्थों का अखाड़ा बन जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि प्लेटो आनंद का अर्थ इंद्रिय सुख नहीं लगाता,
उसके अनुसार आत्मा का सुख ही सच्चा आनंद है और इस आनंद की प्राप्ति अपने अपने कर्तव्यों के पालन करने से, अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने से होती है। तो ये दूसरा एक उद्देश्य हुआ। और एक उद्देश्य है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। प्लेटो के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, आवास, वस्त्र। इसके अभाव में वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए एक आदर्श राज्य का एक कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। एक है शांति और सुरक्षा। राज्य के अंतर्गत शांति आवश्यक है। अगर राज्य में शांति नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो नागरिकों को मौलिक आवश्यकताओं और मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही, अथवा राज्य की सरकार निरंकुश, भ्रष्ट, अत्याचारी और स्वार्थी हो गई है। तो आदर्श राज्य शांति पर आधारित है। राज्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सके और इसके साथ ही उसे उसके अंतर्गत बाह्य आक्रमण को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। तो आदर्श राज्य से शांति और सुरक्षा की आशा की जाती है और इस कार्य के लिए सैनिक वर्ग हमेशा तत्पर तैयार रहता है। एक है नागरिकों का विकास। आदर्श राज्य की जो शोभा है वो नागरिकों पर निर्भर करती है। आदर्श नागरिकों से ही आदर्श राज्य का निर्माण होता है और मनुष्य को आदर्श बनाने में चरित्र का बड़ा हाथ है। इसलिए नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए और इसके लिए प्लेटो बचपन में ही संगीत और व्यायाम की शिक्षा की व्यवस्था देता है। इससे शरीर के साथ साथ आत्मा का विकास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में हॉस्पिटल यानी अस्पताल और डॉक्टर को महत्व नहीं दिया है। उसका कहना है कि यदि सभी नागरिक नियमित रूप से व्यायाम और अच्छा आहार करें तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। शल्य चिकित्सा और घाव के लिए ही डॉक्टर का उपयोग होना चाहिए। और प्लेटो ने उत्तम संतान के लिए नारी साम्यवाद की व्यवस्था की है। प्लेटो के अनुसार हमने पढ़ा साम्यवादी सिद्धांत में कि रोगग्रस्त अपाहिज बच्चों को एकांत में ले जाकर हत्या कर देनी चाहिए। नाजायज तरीके से जन्मे बच्चों को भी प्लेटो आदर्श राज्य में स्थान नहीं देता, उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में मन, वचन, कर्म से पवित्र और शरीर से सबल व्यक्ति ही स्थान उसमें पा सकता है। और एक है एकता और सामंजस्य। आदर्श राज्य में एकता और सामंजस्य का यानी यूनिटी और हार्मनी दोनों आवश्यक है। राज्य के विभिन्न वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष नहीं होता। आपस में सहयोग, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति और भ्रातृत्व की भावना रहती है। उत्पादक वर्ग उत्पादन के कार्यों में व्यस्त रहता है। सैनिक वर्ग जो है राज्य की रक्षा में व्यस्त रहता है और दार्शनिक वर्ग राज्य के प्रशासन में दिलचस्पी लेता है। तो सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, अपने अपने कार्यों के संपादन में व्यस्त रहते हैं। तो इससे सभी वर्गों में एक सामंजस्य बना रहता है और इस सामंजस्य के फलस्वरूप राज्य की एकता को कोई आघात नहीं पहुंचता, उसकी एकता सदा बनी रहती है। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ उद्देश्य हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य की क्या आलोचकों ने आलोचना की है। तो उसमें कुछ कॉमन सी आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना के बारे में बात करें तो आलोचक कहते हैं कि ये काल्पनिक राज्य है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो एक काल्पनिक राज्य है, वास्तविकता में इसका कोई वास्ता नहीं है वास्तविकता से। ये आंशिक रूप से ही सत्य है कि मानवीय आवश्यकताओं के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम उत्पादक वर्ग, फिर सैनिक वर्ग, फिर दार्शनिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर राज्य में वर्ग विकास बिल्कुल रुक गया। संपूर्ण आदर्श राज्य केवल 3 वर्गों यानी उत्पादक, सैनिक और शासक में विभक्त हो गया। राज्य में वर्गों की उत्पत्ति होती रहती है, राज्य में अनेक वर्ग होते हैं और आदर्श राज्य को उपयुक्त 3 वर्गों में हमेशा के लिए
बांध कर रख देना उचित नहीं है, ये आलोचकों का कहना है। दूसरी आलोचना है समष्टिवाद। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो समष्टिवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर नहीं है, उसे जीवन भर एक ही कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है, ये प्लेटो का कहना है। तो आलोचकों का कहना है कि इससे उसके टोटल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। स्वतंत्रता नहीं है इसमें, राज्य का हित व्यक्ति का हित समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के हित में अपने को न्यौछावर कर देता है। वह आजीवन एक काम करता रहता है ताकि राज्य में न्याय बना रहे और उसकी एकता पर किसी प्रकार का आघात नहीं हो। ये मानव प्रकृति के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति एक ही काम से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहता है। अगर उसे जीवन भर एक ही कार्य संपादित करना है तो फिर सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं, उसके पास स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। तो ये भी एक आलोचना है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, ये हमने उनके आदर्श राज्य को पढ़ते हुए देखा। आलोचक यही आलोचना करते हैं कि आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग अधिकांश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी जनसंख्या का जो पार्ट है वो उत्पादक वर्ग है, और प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को हमेशा निम्न समझा है। उसे सामान्य शिक्षा से वंचित रख दिया गया। साम्यवाद का सिद्धांत भी उस पर लागू नहीं है। ये खेद का विषय है कि उत्पादक वर्ग की सुरक्षा और शासन के कार्य में भाग लेने से उसको वंचित कर दिया गया। तो आज के आधुनिक ज़माने में, जबकि लोकतांत्रिक ज़माना है, इसमें इस तरह से एक बड़े वर्ग की उपेक्षा आलोचना का बिंदु बनती है। एक है वर्ग की उन्नति नहीं। प्लेटो ने निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में जाने का आदेश दिया है, लेकिन निम्न वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा के अभाव में जो निम्न वर्ग है, उस निम्न वर्ग के व्यक्ति का कैसे उच्च वर्ग में स्थानांतरण होगा, कैसे उच्च वर्ग में वो जा सकता है, ये हास्यास्पद दिख पड़ता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति हमेशा निम्न वर्ग में ही रहेगा। तो वर्ग उन्नति के लिए कोई भी ऐसी व्यवहारिक योजना प्लेटो ने प्रस्तुत नहीं की। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु है। एक है शक्तियों का केंद्रीकरण। आदर्श राज्य की संपूर्ण शक्तियां जो हैं वो दार्शनिक राजा के हाथों में रहती हैं, और राज्य की सभी शक्तियों का एक ही व्यक्ति में केंद्रीकरण कर दिया गया है। प्लेटो का विश्वास है कि दार्शनिक राजा जो है वो दर्शन के वैसे ज्ञान से युक्त होगा जो उसे भ्रष्ट होने से बचा सकेगा। वह कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है। शक्ति मनुष्य को मतांध बना देती है, और ये संभव है कि दार्शनिक जो राजा है वो निरंकुश बन जाए। एक है साम्यवाद। प्लेटो की जो साम्यवादी योजना है उसका आलोचक आलोचना करते हैं, और आलोचकों का ये कहना है कि संपत्ति साम्यवाद और नारी साम्यवाद दोनों मनुष्य की प्रकृति के ही विरुद्ध हैं। एक अच्छे जीवन के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है। कोई भी सभ्य मनुष्य नारी साम्यवाद को पसंद नहीं कर सकता। इससे तो राज्य में भ्रष्टता का रूप और भी भयंकर हो जाएगा। अतः नारी साम्यवाद से आदर्श राज्य करप्ट हो जाएगा, ये आलोचना होती है। क्रांति की संभावना। आदर्श राज्य की अभिव्यक्ति अधिकांश जो जनसंख्या है वो उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और उत्पादक वर्ग को शिक्षा और शासन कार्य में भाग लेने से प्लेटो ने वंचित कर दिया है। कोई भी आदर्श नागरिक इसे सहन नहीं कर सकता। जब तक प्रत्येक बच्चा शिक्षित ना हो तब तक कोई राज्य आदर्श का रूप नहीं ले सकता। शासन में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक वर्ग को होना चाहिए।
पैसे के आधार पर किसी वर्ग को राजनीति में भाग लेने से वंचित नहीं करना चाहिए, और ऐसा यदि किया जाता है तो राज्य में क्रांति कभी भी हो सकती है। अतः आदर्श राज्य में हमेशा ही क्रांति होने का खतरा बना रहता है। और एक आलोचना है कानून का अभाव। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें कानून का कोई स्थान नहीं है। दार्शनिक राजा बिना कानून के शासन करेगा, उस पर किसी भी प्रकार के कानून का बंधन प्लेटो ने नहीं लगाया, और कोई भी राज्य बिना कानून का शासन नहीं चला सकता। प्लेटो ने कानून को अनावश्यक माना है। उसने सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना, अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया है। तो ये प्लेटो की कुछ खास, उसके आदर्श राज्य की कुछ खास आलोचनाएं हैं जिन पर हमने चर्चा की। तो ये प्लेटो के एक आदर्श राज्य का वर्णन है। धन्यवाद।